हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम देख रहे थे कि हम उत्तराखंड PCS के जो प्री के जो एग्ज़ाम हो रखे हैं इससे पहले, उसके छोटी छोटी वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रहा था, जो आपको आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं, जो आने वाली जो एग्ज़ाम है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि मेरे चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, पहला जो क्वेश्चन है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। तो इसका आंसर है, इसमें जो ऑप्शन है, ए है ओपन हार्ट सर्जरी, कुल्ले के जोड़ का प्रतिस्थापन, गुर्दा प्रत्यारोपण या फिर रुधिर आदान। तो इसका जो आंसर है वो है बी, कुल्ले के जोड़ का प्रतिस्थापन। यानी कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी से तात्पर्य है कुल्ले के जोड़ का प्रतिस्थापन। इस प्रतिस्थापन में क्या होता है, एसिटाबुलम जो कुल्ले का जोड़ है और फीमर हड्डी का सिरा व गर्दन बदला जाता है। इस शल्य क्रिया का उद्देश्य दर्द से राहत दिलाना होता है। ठीक है, गतिशीलता को बनाए रखना और चलने की क्षमता को उन्नत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी, यानी कि ये प्रतिस्थापन, कुल्ले के जोड़ का प्रतिस्थापन। दूसरा क्वेश्चन है कि प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। जो प्लास्टिक जो होते हैं हमारे आसपास, उससे कौन सी गैस उत्पन्न होती है। इसमें जो ऑप्शन है वो है पॉलीनाइट्रोजन या पॉलीहाइड्रोजन या फिर पॉलीक्लोरीन या फिर पॉलीथिलीन। तो इसका आंसर है डी, यानी कि पॉलीथिलीन इसका आंसर है। पॉलीथिलीन गैस निकलती है। ठीक है, प्लास्टिक जो है वो प्राय उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं, जो क्या करते हैं, मुख्यतः पॉलीथिलीन से बने होते हैं। अतः जब प्लास्टिक को गलाया जाता है तो उससे पॉलीथिलीन जो गैस है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण जो इंजीनियरिंग शोध संस्थान है, नीरी जिसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। अहमदाबाद, हैदराबाद, नागपुर या फिर पुणे। तो इसका आंसर है नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी का जो मुख्यालय है वो नागपुर में है, जो कि 3 वायु प्रदूषकों जैसे कि SO2, NO2 तथा SPM के संबंध में सूचना को क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि रतौंधी निम्न में से किसकी अल्पता के कारण होती है। जो रतौंधी जो रोग है वो कौन सी विटामिन की कमी से होती है, विटामिन A, B, C या फिर K के कारण। तो इसका आंसर है, रतौंधी जो है वो विटामिन A के कारण होती है। ठीक है, आँखों, त्वचा, बाल, नाखून या फिर ग्रंथि, दांत, मसूड़े और जो हड्डी तथा उनके विकास के लिए विटामिन A जो है वो अत्यंत आवश्यक है। इसकी कमी से क्या होती है, रतौंधी हो सकती है। त्वचा और बालों में सूखापन एवं कद पर असर पड़ता है। इसके जो प्रमुख स्रोत है ये किस किस में पाया जाता है, दूध, मक्खन, हरे रंग की सब्जियां, पीले व हरे रंग के फल और सब्जियों में ये मौजूद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है, अमोनिया, मेफ्रॉन, मीथेन या फिर एसिटिलीन। तो फ्रिजों की अगर हम बात करें तो उस पर मेफ्रॉन जो गैस है वो भरी जाती है। वायुयान का जो ब्लैक बॉक्स, अगला जो क्वेश्चन है कि वायुयान में ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है, नारंगी यानी कि ऑरेंज, लाल, नीला या फिर काला। तो वायुयान में एक ब्लैक बॉक्स होता है। ठीक है, उड़ान के दौरान विभिन्न सूचनाओं जैसे कि वायुयान में होने वाली बातचीत या ATC और क्रू के सदस्यों के बीच हुई बातचीत और परिवेश की ध्वनियाँ रिकॉर्ड होती रहती है। ठीक है, सामान्यतः इसका जो रंग होता है वो गहरा नारंगी का कलर का होता है। 1954 में पहली बार
वायुयान में लगाया गया ये जो ब्लैक बॉक्स है, इसकी मजबूत बॉडी और टाइटेनियम की बनी होती है, जिसके कारण जब विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो तब भी इसको नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, इसीलिए जब भी विमान की दुर्घटना होती है तो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है, ताकि जो दुर्घटना हुई है उसका पता लगाया जाए। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग महत्तम होता है निर्वात में, धातु में, द्रव में या फिर वायु में। तो इसका आंसर है धातु में, क्योंकि ठोसों जैसे कि धातु में जो होती है वो ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, क्योंकि ठोसों में प्रत्यास्था द्रव और गैसों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, धातु में इन चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से धातु वाला जो विकल्प है भी वो सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रदूषण कारक जैविक रूप से घटित होता है, एस्बेस्टस, डीडीटी, प्लास्टिक या फिर मल। तो इसका आंसर है मल। जो मल है वो जैविक रूप से अपघटित प्रदूषण है, जिसमें 99% क्या है, पानी होता है। इसमें पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो इसको क्या करते हैं, अपघटित करते रहते हैं। जबकि प्लास्टिक, एस्बेस्टस और डीडीटी जो है वो क्या है, एक अकार्बनिक रसायन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर या फिर अमेजन वर्षावन, टैगा या भारतीय मानसून। तो इसका आंसर है ए, आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिमचादर जो है वो सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है, जो कि वैश्विक जो तापन है उसके द्वारा वो सबसे पहले प्रभावित होगा, क्योंकि यह जो क्षेत्र है यह प्रदूषण रहित है, पूर्ण तो अभी प्रदूषण रहित है। ठीक है, तो जब भी वैश्विक तापन बढ़ेगा तो इस क्षेत्र पर सबसे पहले क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है, नॉट, डॉप्सन, पॉइज या फिर मैक्सवेल। तो इसकी अगर हम बात करें तो बी जो ऑप्शन है डॉप्सन। डॉप्सन जो इकाई है वो पृथ्वी के वातावरण में ओजोन परत की मोटाई को नापने वाली एक इकाई है। ठीक है, डॉप्सन इकाई गार्डन डॉप्सन के नाम पर इसका नाम रखा गया, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्चर थे, और उन्होंने ही सर्वप्रथम क्या करा था, पृथ्वी की सतह से कुल ओजोन की मात्रा ज्ञात करने का यंत्र 1920 जिसे कि डॉप्सन कहा जाता है, उसे ओजोन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बनाया था। ठीक है, भारत का अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर, कावेरी नदी पर, गोदावरी नदी पर या फिर नर्मदा नदी पर। तो इसका आंसर है ए, शरावती नदी पर। जोग प्रपात जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक की जो सीमा है वहाँ पर शरावती नदी पर है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, रॉकेट, रोरर तथा दाम ब्लांचे से मिलकर बना है। इसका जो जल है वो 250 मीटर की ऊंचाई से गिरकर एक बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य को बनाता है। ठीक है, इसका एक अन्य नाम है गैर सपा या जोड़ सप्पा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, मतलब इनमें से जो ऑप्शन दिए गए कोचीन, मुंबई, विशाखापट्टनम और चेन्नई में से कौन सा जो ऐसा बंदरगाह है जो मानव निर्मित है, यानी कि प्राकृतिक नहीं है। तो इसका आंसर है डी, चेन्नई एक क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है। इसकी मुंबई देश का जो बंदरगाह है वो सबसे बड़ा बंदरगाह, विशाखापट्टनम एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो इसका आंसर क्या है, चेन्नई। चेन्नई क्या है, एक कृत्रिम बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक पैगोडा कहाँ है। तो इसका आंसर है कोणार्क। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसमें उसे क्या कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, जो कि ओडिशा के कोणार्क में स्थित है। इसे 13वीं सदी में
पूर्वी गंग जो नरेश थे, नरसिम्ह देव फर्स्ट, जिनका जो कार्यकाल है 1238 से 1250, उन्होंने क्या करा था, इसको बनाया था। इसे विश्व विरासत स्थल में रखा गया है। और कृष्ण देव के जो पुत्र थे शाम ने सूर्य भगवान की उपासना के संदर्भ में यहाँ पर क्या कराया था, सूर्य मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो इसका आंसर है कोणार्क। दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद जो द्वीप है वो कौन सा है, बोर्नियो, मालागासी, सुमात्रा या फिर न्यू गिनी। तो अगर इन 4 ऑप्शनों की बात की जाए तो न्यू गिनी जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड के बाद सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर अंटार्कटिक महासागर। तो अगर महासागरों की बात करें तो महासागर जो है उनमें से सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ठीक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है, जिसमें कि सर्वाधिक गर्त भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है कि और ओजोन परत अवस्थित है क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या फिर बहिर्मंडल में। तो ओजोन परत की अगर हम बात करें वो स्थित है समताप मंडल में। ठीक है, जो पृथ्वी से 50 किलोमीटर तक विस्तृत है। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी जो किरणें हैं उसका वो क्या करती है, अवशोषण करती है और पृथ्वी तक पहुंचने से हानिकारक जो किरणें हैं उसको रोकती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जाता है। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है ये, समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य जो पादप या फिर फसल जो है वो कौन सी थी, जापानी चावल, भारतीय चावल, अमर गेहूं या फिर मैक्सिकन गेहूं। तो हरित क्रांति में मैक्सिकन गेहूं जो पादप है वो मुख्य रूप से प्रयुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, थारू, बोक्सा, भोटिया या फिर राजी। तो इन जनजातियों में से जो भोटिया जनजाति है उसके द्वारा क्या किया जाता है, ऋतु प्रवास किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये ग्रीष्म काल में तो पहाड़ों में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में चले जाते हैं, जबकि सर्दियों में जब ऊंचे पहाड़ जो है वो बर्फ से ढक जाते हैं तो वो निचली जो तलहटी है उसमें निवास करते हैं। तो ऋतु प्रवास जो पाया जाता है वो कौन सी जनजाति के द्वारा पाया जाता है, भोटिया जनजाति। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ओसेनिया के नाम से अभी जो देश है उसके भौगोलिक समूह में सम्मिलित किया जाता है। ये 4 ऑप्शन है, इंडोनेशिया, मलेशिया, माइक्रोनेशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो अगर हम इन 4 विकल्पों की बात करें तो इसमें से जो ओशियाना जो देश है, समूह है, ओशियाना जो समूह है उसमें माइक्रोनेशिया जो है वो सम्मिलित किया जाता है, बाकी सारे जो देश है वो उसमें सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश अरंडी तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक देश है, फ्रांस, भारत, जापान या फिर चीन। तो इसकी अगर हम बात करें तो भारत अरंडी तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह क्या करता है, मुख्यतः दक्षिण पूर्वी भूमध्य सागर, पूर्वी अफ्रीका एवं भारत की उपज है, किंतु उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी यह खूब पनपा एवं फैला है। भारत जो है वो विश्व के अरंडी बीज उत्पादन का 65% उत्पादन करता है। चीन और ब्राजील दूसरे और तीसरे स्थान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है, 6400 किलोमीटर, 12800 किलोमीटर, 40000 किलोमीटर या फिर 5000 किलोमीटर। तो इसका आंसर है 40000 किलोमीटर। भूमध्य रेखा जो है जिसे कि हम इक्वेटर भी कहते हैं, पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित है। और एक क्या है, ये काल्पनिक रेखा है जो क्या करती है, पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है, विभाजित करती है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में विभाजित करती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की जो लंबाई की अगर हम बात करें
तो वो है लगभग 40,075 किलोमीटर। भूमध्य रेखा के निकट क्या होता है, वर्ष भर उच्च तापक्रम रहता है और भूमध्य रेखा जो है वो 14 देशों के स्थल या जल से होकर गुजरती है। मध्याह्न रेखा से होकर यह पूर्व की ओर जाती है। ठीक है, तो इसकी लंबाई क्या है, 40,075 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रदेश में अभ्रक जो संसाधन है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हरियाणा। तो इसकी अगर हम बात करें तो ए जो ऑप्शन है वो सही है। भारत अभ्रक उत्पादन में क्या है, विश्व में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, भारत विश्व का लगभग 3/4 अभ्रक का उत्पादन करता है। अच्छी गुणवत्ता वाले अभ्रक जो है वो राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किंगरी बिंगरी, नीति शैलशाल और धर्मा उत्तराखंड के क्या है, नदियाँ, पहाड़ियाँ या फिर धार्मिक स्थल या दर्रे। तो इसका आंसर है कि किंगरी बिंगरी, नीति शैलशाल और धर्मा जो है वो उत्तराखंड के क्या है, दर्रे है। ठीक है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत के बीच में स्थित है। तो ये क्या है, दर्रे, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है, एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम या फिर सल्सत। तो इसकी अगर हम बात करें तो सी जो ऑप्शन है, रामेश्वरम जो द्वीप है वो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ये भारत के प्रसिद्ध धामों में से एक है और रामनाथ स्वामी मंदिर का जो कॉरिडोर है वो पूरे भारत में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसका आंसर है रामेश्वरम। अंतिम क्वेश्चन है इसका कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कच्छ या फिर कर्नाटक का पठार। तो इसका आंसर है कर्नाटक का पठार। हिमालय जो क्षेत्र है वो उच्च तीव्रता के भूकंपीय मेखला जोन में आता है और कच्छ भी उसी क्षेत्र के उसी भूकंपीय जो मेखला है उसमें स्थित है, जबकि कर्नाटक का जो पठार है वो इसमें नहीं आता क्योंकि भारत के उच्च तीव्रता का जो भूकंप के जो केंद्र है वो है हिमालय क्षेत्र। इसमें उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व में जो असम और मणिपुर है वहाँ तक है और गंगा, ब्रह्मपुत्र और पंचनद के मैदान हो गए हिमालय क्षेत्र से सटे होने के कारण भूकंप के ये भी केंद्र है। प्रायद्वीपीय भारत को भूकंप से सुरक्षित माना गया है, लेकिन तटीय क्षेत्र जो है वो भूकंप के केंद्र है। इसलिए कर्नाटक का पठार जो है वो उच्च तीव्रता का भूकंप वहाँ पर नहीं आता है। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी ही है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं हर वीडियो को आप तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।